Hey guys, welcome to Pashut Vidya. Today we discuss about the India's first war of independence. इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। इसकी चर्चा करेंगे और इसके पीछे के इमीडिएट कारण जानेंगे और इसके पीछे के लॉन्ग टर्म क्या कारण थे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ और इसके कारण भारत में ब्रिटिश की सत्ता का क्या परिवर्तन हुआ, वो जो वाटरशेड मूवमेंट बन के आया, इसकी चर्चा करेंगे। तो 1857 का रिवोल्ट है, उसका स्पार्क फ्रॉम द मेरठ था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इरप्ट ऑन द 10th May 1857 इन मेरठ एज द फर्स्ट लार्ज स्केल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यानी कि क्या कि इससे पहले भी जो वॉर लड़े गए थे या कोई भी युद्ध हुआ था वो रीजनल था। यानी कि क्या कोई भी एक क्षेत्र था कि जहाँ पे कोई जमींदारी सिस्टम लगाई कि उससे जो असंतोष हुआ और सैनिक विद्रोह हुआ, उससे उसकी सीमितता लिमिटेड थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो भारत के कई बड़े क्षेत्रों में फैल गया था और उसके खिलाफ अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था एक समय के लिए। और जो ये वॉर है वो उसका टेम्पररीजम देखेंगे, लेकिन ये वॉर मिलिट्री रीजन के कारण हुई थी और उसके बाद लोगों ने भी इसमें ज्वाइंट हो गए और बाद में वो ये अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत का कारण भी बना। Now look at the root cause of what the sparked the Great Uprising. The immediate trigger was the introduction of Enfield rifle. यानी कि क्या हुआ उस समय मिलिट्री में एनफील्ड राइफल करके हथियार का यूज शुरू हुआ था। लेकिन इस यूज में जब वो कारतूस भरा जाता था तो उसके लिए लोगों को मुंह से कारतूस को हटाना पड़ता था और वो जो कपड़ा यूज हुआ था उसमें वो उसमें प्राणी की पशु की चमड़ी थी, जिसमें गाय और काऊ और पिग दोनों का फैट का यूज हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उस मिलिट्री में हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजियस के पीपल थे उसकी भावना के ठेस पहुंची। और लेकिन and soldier had to be bite this cartridge and offending both Hindu and Muslim religious sentiment। यानी कि जो उस कार्ट्रिज में एनिमल फैट का यूज हुआ था उसमें काऊ और पिग का यूज हुआ था। इसी वजह से हिंदू और मुस्लिम की के सेंटिमेंट आहत हुए और उसने उसको चलाने से मना कर दिया। लेकिन जो जिसमें मंगल पांडे फर्स्ट पर्सन था जिसने वो मना किया और उसके चलते उसको रिवोल्ट करने का प्रयास किया और उसको फांसी दी गई, जिसकी वजह से मेरठ रेजिमेंट में रिवोल्ट हुआ और वहां से मेरठ 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया। बट लेकिन ये तो एक इमीडिएट रीजन था, लेकिन इसके पीछे जो इंडस्ट्रियल फेज था जिसकी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में की थी, जो 1813 से 1857 तक चल रहा था, उसके में जो भी पॉलिसी अपनाई गई वो कारण था कि जिसकी वजह से ये रिवोल्ट है वो न सिर्फ मिलिट्री रिवोल्ट बन के रह गया, लेकिन लोगों ने भी इसमें ज्वाइंट कर लिया, लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेशन बड़ा ज्वाइंट हो गए और राजाओं और कई क्षेत्रों में भी ये फैल गया। जिसमें था डेलहाउसी के अंतर्गत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स चलाई गई थी, जिससे राजा के अधिकारों को छीन लिया गया था, राजा से अपना राज्य छीन लिया गया था। और इसी वजह से क्या थे, जो अधिकारी थे और जो राजा के अंतर्गत सैनिक थे उसको भी बेरोजगार होना पड़ा था, वो भी ये रिवोल्ट में आगे चलकर ज्वाइंट हो गए। और जो रिलीजियस सेंटिमेंट भी इंटरफेयर किया था। मैंने बताया था कि 1813 से 1857 तक जो इंडस्ट्रियल फेज था उसके लिए क्या था कि भारतीयों को अपनी कल्चर सुधारने के लिए और भारत को एक वेस्टर्नाइज करने के लिए जो रिलीजियस चेंज किए गए भारत में, उसमें सती प्रथा को उन्मूलन किया गया और उसके साथ साथ जो 1856 में विधवा पुनर्विवाह का भी प्रावधान लाया गया था। वो ही कारण था कि जिसकी वजह से एक सेक्ट अंग्रेजों के विरुद्ध ज्वाइंट हो गया। एंड ऑल्सो
द इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि जो हायर टैक्स एंड और अनफेयर ट्रेड पॉलिसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री फ्यूल द वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। यानी कि क्या, कि मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल फेज के लिए क्या था कि भारतीय के लिए भारत से जो कच्चा माल था उसको एक्सपोर्ट करना था और फाइनल गुड को इंपोर्ट करना था। इसकी वजह से क्या था, जो लोकल इंडस्ट्री थी, जो हैंडीक्राफ्ट था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। और दूसरा, भारत में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी उसमें भी महालवारी सिस्टम अपनाई गई थी, जो नॉर्थन पार्ट में थी। वही एक कारण था कि जो एक्सप्लोइटेबल जो महालवारी सिस्टम थी उसके कारण जो रिवोल्ट का था एरिया था वो भी नॉर्थन एरिया मेजरली कनेक्टेड था। नाउ वी लुक एट दैट वेयर द रिवोल्ट आर स्प्रेड। द मेरठ अपराइजिंग, द सिपाही रिवोल्ट एंड मार्च टू दिल्ली, यानी कि मेरठ से सिपाहियों ने दिल्ली तक मार्च की और दिल्ली को कैप्चर कर लिया। और वहां पे जो 85 ईयर ओल्ड बहादुर शाह जफर था उसको एम्परर बना दिया। लेकिन बहादुर शाह जफर अपने आप वो दिल्ली का रिवोल्ट का नेता बनना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पीछे कौन था, बख्त का जनरल बख्त खान, जो दिल्ली में हेड कर रहा था और बहादुर शाह जफर के पीछे था, जिसने जो लास्ट गवर्नर, लास्ट मुगल एम्परर भी था, उसको एक एक पुतला बनाकर एक आइडेंटिफाई बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो रिवोल्ट हुआ उसको एक केंद्रीय नाम दिया जा सके। इसलिए वजह से बहादुर शाह जफर को रिवोल्ट का नेता बनाया गया। और बाद में ये सेंटर, मेजर सेंटर जॉइंट लाइक कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड ग्वालियर राइज अप, but it is limited spread. Southern India and Bengal remain a largely uninvolved। यानी कि क्या, कि जो मेजर सेंटर था वो नॉर्थन पार्ट में था, लेकिन साउथ और बंगाल मेजरली इसमें ज्वाइंट नहीं हुआ था। लेकिन उससे उल्टा इसने रिवोल्ट को दबाने का प्रयास किया गया था। The revolt ignited in the Meerut when the Sipahi refused to use controversial cartridge and mutiny and then marched to Delhi. This proclaimed the aging Mughal emperor Bahadur Shah Zafar as the emperor of Hindustan and giving the uprising a symbolized figurehead। जिसकी बात मैंने की कि एक सिंबलाइज फिगरहेड बनाना चाहता था बहादुर शाह जफर को, लेकिन इसके पीछे कौन नीति घड़ रहा था, वो था जनरल बख्त खान। The revolutionary spread quickly spread to Kanpur under the Nana Sahib leadership and Lucknow under the Begum Hazrat Mahal and the Jhansi, where also the doctrine of black says implemented in Jhansi. So that's why the Rani Lakshmibai emerged as the iconic leader, and the Tatya Tope military genius in the Gwalior further strengthened the rebellion. However, the revolt remained largely confined to northern and central part and failing to unite the entire subcontinent। यानी कि क्या हुआ कि जो रिवोल्ट हुआ उसको मेजरली नॉर्थन पार्ट में था, लेकिन उसका क्षेत्र व्यापक था, लेकिन पूरे सबकॉन्टिनेंट को ज्वाइंट नहीं कर सका था। Like now we understand the main leader, so that's why many times, so in prelim examination many times asking about the leadership and who are coming from the where region. So that's why the Bahadur Shah Zafar, which we already talk about, that it is leadership in Delhi. And Rani Lakshmibai, the warrior queen of Jhansi, led the army into battle and become the enduring the symbol of courage and patriotism, जिसकी फोटो यहाँ पे। एंड तात्या टोपे, द ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक who organized the scattered the rebel force and conducted a remarkable गुरिल्ला कैंपेन। यानी कि क्या, छुप छुप के वार करना पीछे से, जैसे शिवाजी करते थे उसी तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर लड़के उसने ब्रिटिश को अपने क्षेत्र से दूर कर दिया था। एंड नाना साहेब जो एक मराठा प्रिंस थे और वो दत्तक लिए गए थे, इसलिए वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने उसका पेंशन भी रोक दिया था। इसी वजह से नाना साहेब भी रिवोल्ट में ज्वाइंट हो गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान के रिवोल्ट में शामिल हो गए एंड अपने आप को पेशवा घोषित किया। एंड अपराइजिंग रैली फोर्स अगेंस्ट द ईस्ट इंडियन कंपनी।
Begum Hazrat Mahal in Awadh and Kumar Singh in Bihar further expand the rebellion reach and demarcating a pan-India character despite the regional limitation. लेकिन ये 1857 का विद्रोह फिर भी फेल हुआ। क्यों हुआ? लेकिन 1857 का विद्रोह निष्फल रहा। क्या? क्योंकि it is the lack of coordination. The uprising consists of the separate revolt without a unit command structure and or coherent national vision. यानी कि जो 1857 में विद्रोह हुआ उसमें अलग अलग क्षेत्र के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन जो तात्या तोपे थे वो लक्ष्मीबाई को मदद करने के रिवोल्ट कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में भी अलग तरीके से रिवोल्ट चल रहा था, लेकिन इसके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था और नेशनल विजन की कमी थी and the limited participation. The several region, including the southern India, and remaining uninvolved, and preventing the revolt from the beginning, becoming the truly national in the character. यानी कि क्या हुआ कि जो 1857 का विद्रोह है वो लिमिटेड रीजनल में ही स्प्रेड हो सका। इसकी वजह से जो अखिल भारतीय जो आंदोलन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऑन एंड द अनक्लियर द ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या कि 1857 का विद्रोह अगर सफल हो जाता तो उसके बाद कौन सी व्यवस्था स्थापित करता, ये कोई निश्चित गोल नहीं था। वहां पे जो नाना साहेब थे वो क्या कह रहे थे कि मुगल में पेशवा हो और वो मुगल बादशाह मुगल का हेड है, अखिल भारतीय हिंदुस्तान का हेड है। तो लेकिन उससे तो एक तरह से बैकवर्डनेस आई ना, क्योंकि आधुनिक भारत में क्या था, आधुनिक स्टेट आता और लोगों के इंटरेस्ट की बात होती, लेकिन वो ऐसी कोई योजना नहीं थी, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव थे। इसी वजह से क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ लेकिन वो फेल हुआ। और दूसरा एक मेन रीजन था कि ब्रिटिशरों ने वहां पे मिलिट्री अपनी सुप्रीमेसी दिखाई। उसने जो रेलवे का डेवलपमेंट किया था, जो तार का डेवलपमेंट हुआ था 1800 जो इंडस्ट्रियल फेज था उसमें ही हुआ था, तो उसका यूज कैसे किस तरह से किया, जो मिलिटेंट थी उसको अपने जो मिलिट्री को मोबिलाइज करने में इसका यूज हुआ और अलग अलग क्षेत्र में जो रिवोल्ट हुआ उसको दबाने में यूज हुआ। एंड द superior weapon and training and reinforced the give the British as a decisive advantage. And another reason is that support by princely state like in Kashmir, Hyderabad, and Patiala, he actively supported British to 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 reduce that and 1857 revolt. That despite the courage and determination of the rebellion, their efforts were ultimately undermined by this factor. लेकिन उससे भी क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह निष्फल रहा, लेकिन उसने कॉलोनियल रूल पर अपना प्रभाव डाला और इट एंड द कंपनी रूल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 is end the British East India Company's control and transfer the power directly to British Crown, and this fundamentally shift marked the beginning of the British Raj period in Indian's colonial history. यानी कि इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था उसका अंत हुआ और क्राउन का राज स्टार्ट हो गया। And there is some administrative restructuring is happened. The new system create the officer of Secretary of the State of India in London, while the Governor General become the Viceroy, represented the Crown. The British also placed non-interference in the religious affair to appear in Indian sentiment. यानी कि क्या हुआ, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका भी रिस्ट्रक्चरिंग किया गया। और हम नेक्स्ट लेक्चर में 1858 का एक समझेंगे ना, तब समझेंगे कि वहां पे ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो द्वैत शासन चल रहा था उसका अंत हुआ और ब्रिटेन में ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद का एक निर्माण हुआ और भारत में गवर्नर जनरल के बदले वाइसरॉय कहा गया, जो लॉर्ड कैनिंग था, जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना। एंड ब्रिटिश ने क्राउन ने वादा किया कि अब जो भी रीजन है रिलीजियस मामले में हम इंटरफियर नहीं करेंगे और अपना जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद
इस तरह की जो एनेक्सेशन पॉलिसी है वो भी हम खारिज कर देंगे। एंड ऑल्सो द मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन। नाउ द colonial army underwent the significant change with the increasing proportion of British soldier। यानी कि क्या था कि उससे पहले 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश मिलिट्री में भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह मिलिट्री वजह से ही हुआ था ना मेरठ में, लेकिन उसको दबाने के बाद अब समझ में आया ब्रिटिशर को कि ब्रिटिश सोल्जर की संख्या बढ़ाई और जो अपर पद थे, जो हायर रैंक के पद वहां पे, और जो कारतूस रखने के अधिकारी थे उसमें ओनली ब्रिटिशर को ही अपनाया गया। और disbandment of Indian artillery unit and implemented division of recruitment policy based on martial races theory to prevent the future rebellion। यानी कि क्या हुआ कि जाति के आधार पर वहां पे मिलिट्री की स्थापना की, यानी कि रेजिमेंट की जो स्थापना है गुरखा रेजिमेंट, वो जाति के आधार पर वो उसकी शुरुआत इसी टाइम पे हुई थी। नाउ द फॉलोइंग रिवोल्ट the British policy shift dramatically away from the aggressive expansion and cultural interference. Now the administrative emphasized the cultivating loyalty from the princely state and assured the Indian about their property right and cultural practice। यानी कि क्या अब प्रिंसली स्टेट को खुश करने के लिए और भारतीय को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी राइट दे दिया गया, जिससे कि आज जो जमींदार जैसा कोई वर्ग है वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर सके और कल्चरल प्रैक्टिस में जो इंटरफियर कर रहे थे उसको भी दूर किया गया। दिस चेंज द रिफ्लेक्ट द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज दैट इट्स अप्रोच टू रूल इंडिया नीड फंडामेंटल रिवीजन। द रीऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग 1857 क्रिएट ऑफ more calculated and systematic approach to colonial control and implementing what scholar called divide and rule। ये इसका मतलब है कि भारत में अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएगी। जो इस 1857 के विद्रोह में क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर लड़े थी, जिसकी वजह से वह ब्रिटिश को चुनौती भी दे सके थे। लेकिन अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई, जिसकी वजह से क्या किया, और भारत हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ अलग अलग नीति अपनाई गई और दोनों को अलग करने का प्रयास भी किया गया। एंड स्ट्रेटेजिक बेस्ड ऑन कम्युनिटी कास्ट एंड रिलीजियस डिफरेंस टू प्रिवेंट द फ्यूचर यूनिटेड रेजिस्टेंस। यानी कि क्या हुआ, क्या इसके बाद जो भी भारत में यूनिटी बन सके उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। नाउ what we can get from the legacy of 1857 seed the nationalism। यानी कि क्या कि 1857 के विद्रोह था उसने नेशनलिज्म का सीड बोया। इट सिंबलाइज द रेजिस्टेंस। यानी कि 1857 का विद्रोह, जब वो वीर सावरकर आगे एक बुक लिखते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो 1857 के रिवोल्ट को देख के आगे की जो नेशनल मूवमेंट चलती है, कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाते हैं, वो 1857 को एक आइडियल स्टेट मान के चलाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट सिंबल्स द अबाउट द रेजिस्टेंस दैट प्रोवाइड द हीरोइक एग्जांपल ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। लाइक अभी भी हम रानी लक्ष्मीबाई को एक आजादी के लिए एक हीरो मानते हैं। एंड द नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इज बिल्ड इट that plant the seeds of united opposition to colonial rule। And the popular inspiration like leadership like Rani Lakshmibai become the enduring the symbol of patriotism। The historical reinterpretation, यानी कि लीडरशिप नेशनलिस्ट हीरोइक फ्रेम इट एज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, जिसकी बात मैंने की कि वीर सावरकर ने इस 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट कहा। नाउ यू कैन solve this practice question, so that's why you can understand the topic deeply. You can answer in the comment section about this 4 question. If you like the video, please share and subscribe. Thank you.